आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु पाठ नंबर 3। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमने कुछ गुण धर्म पढ़े थे, भौतिक गुण धर्म और रासायनिक गुण धर्म, जिनके आधार पर हम धातु और अधातु में विभेद कर सकते हैं। सबसे पहले भौतिक गुण धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। भौतिक गुण धर्म जो बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, जैसे धात्विक चमक। किसी भी धातु के ऊपर चमक होती है ऊपरी परत पर, उसे धात्विक चमक कहा जाता है। सामान्यतः सभी धातुओं पर चमक पाई जाती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, सबके ऊपर चमक होती है, लेकिन अधातुओं में ऐसी चमक नहीं पाई जाती। तो इसमें कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें ये गुण नहीं पाया जाता, इसका अपवाद भी होता है। दूसरा गुण है आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता ऐसा गुण होता है जिसमें धातु को पीट कर लंबी चादरों में, चौड़ी चादरों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लोहे के चौड़े गेट बनाए जाते हैं, लंबी लंबी चादरें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से के गुण जो होते हैं वो धातुओं में नहीं पाए जाते। तन्यता ऐसा गुण है जिसमें धातुओं के लंबे तार खींचे जा सकते हैं, और अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं सुचालकता के लिए। तीसरा गुण है सुचालकता। सुचालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत और ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है। हमें के लिए लंबी लोहे की तार लेते हैं, या कोई भी तांबे का तार ले लेते हैं, उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ऊष्मा इसमें से आसानी से गुजर सकती है। धातुओं में सुचालकता का गुण होने के कारण इनके विद्युत के तार बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं, तांबे के तार बनाए जाते हैं और लोहे के भी तार बनाए जाते हैं। तो सुचालकता गुण के कारण ये ऐसा संभव है। जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक जिनमें विद्युत और ऊष्मा आसानी से नहीं गुजर सकती, उसे कुचालक कहते हैं। इसके लिए एक प्रयोग भी किया गया है, जिस पे NCERT की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी दिया गया है इस प्रयोग के ऊपर। इसमें चित्र में देखिए, एक बैटरी के साथ परिपथ पूरा कर लेते हैं, बल्ब जोड़ देते हैं, स्विच जोड़ देते हैं और क्लिप जोड़ देते हैं। जब A और B क्लिप को यहाँ पर कोई धातु को जोड़ा जाता है तो ये बल्ब जलने लगता है, लेकिन किसी अधातु को इसमें A और B के बीच में जोड़ दिया जाता है तो बल्ब नहीं जलता। इससे सिद्ध होता है कि धातुएं और अधातुएं में जो सुचालकता और कुचालकता गुण होता है वो हम जांच कर सकते हैं। एक PVC होता है, रबड़, जो कि तारों के ऊपर चढ़ाया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है। चौथा गुण है दवानिक। दवानिक अथवा सोनोरस ऐसा गुण होता है जिसमें धातुओं में आवाज़ उत्पन्न होती है। जब धातुओं को पीटा जाता है तो उनमें आवाज़ और ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे दवानिक और सोनोरस कहा जाता है। धातुओं के इस गुण को सोनोरस कहते हैं। ये धातु जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अधातु ऐसा नहीं कर सकती। जैसे स्कूल की घंटी बनाई जाती है, धातु की बनाई जाती है। लोहे की घंटियाँ, तांबे की भी बनाई जाती हैं, और पीतल की भी बनाई जाती हैं। मंदिरों में घंटियाँ होती हैं तो वो धातुओं से बनी होती हैं और वो ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि उनमें सोनोरस का गुण है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु धातु है। तो अगर जिस वस्तु में ये गुण पाए जाते हैं
हम उसको धातु कह सकते हैं। अधातुओं में ऐसा नहीं होता, जैसे कुछ अधातुएं होती है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और कुछ अन्य धातुएं होती हैं गैसें भी, ज़्यादातर गैसीय होती हैं। ब्रोमीन भी एक धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है। कार्बन ठोस होता है। कार्बन जैसे हीरा भी कार्बन का रूप होता है और कोयला भी कार्बन का ही रूप होता है, दोनों कार्बन से बने होते हैं। सल्फर, आयोडीन अधातु भंगुर होती हैं। हथौड़े से पीटने पर ये जल्दी टूट जाती है, टूटकर बिखर जाती है, इसी वजह से इन्हें भंगुर कहा जाता है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। आयोडीन धातु होते हुए भी चमकीला है। कार्बन ऐसी है धातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक रूप अपरूप है, जब यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ये अपवाद है। हम कहते हैं कि जो अधातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं, लेकिन यहाँ देखा जा सकता है स्पष्ट तौर पर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और ग्रेफाइट एक अधातु है, क्योंकि ये कार्बन का रूप है। ये एक अपवाद है। आक्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होती हैं। पहले ग्रुप में जो धातुएं आती हैं उन्हें अक्षारीय धातुएं कहा जाता है। ये इतनी मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। तत्वों के उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम है, इसी ग्रुप में आते हैं। पहले ग्रुप में इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कुछ प्रश्न है इनसे संबंधित। ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। पारा एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली सोडियम धातु होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर अथवा चांदी। सोना नहीं होती, चांदी होती है। ऊष्मा की कुचालक होती है सीसा, लेड होती है। आघातवर्धय और तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्धय ऐसा गुण, धातुओं का एक ऐसा गुण जिससे उन्हें पीट करके लंबी चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक ऐसा गुण जिससे उन्हें लंबे तारों में खींचा जा सकता है। जैसे सोना है, सोने को काफ़ी लंबे तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का वायु में दहन किस प्रकार से होता है? धातुओं को यदि वायु में जलाएं तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर को जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम को जलाने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो ये कुछ ऑक्साइड हैं। कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, और जिनमें धात्विक प्रकृति भी पाई जाती है और अधात्विक प्रकृति भी पाई जाती है, जो अम्लीयता भी दिखाते हैं और अक्षारीयता भी शो करते हैं। हम जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अक्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा अक्षार के दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अम्ल तथा अक्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया दिखाई गई है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। जब ये 6HCl से अभिक्रिया करता है, 6HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 6 अणु हैं यहाँ पर, और हमें प्राप्त होते एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2AlCl3 के 2 अणु, AlCl3 के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं।
और +3H2O प्राप्त होता है। तो इसमें भी हमें लवण और जल प्राप्त हुआ है। AlCl3 एक लवण है। तो इसी तरह से जब इसकी अम्ल से अभिक्रिया करवाई गई तो अम्ल प्राप्त, लवण और जल प्राप्त हुआ, और अक्षार से अभिक्रिया करवाते तब भी हमें लवण और जल प्राप्त होगा। जैसे Al2O3 + 2NaOH अभिक्रिया होने पर प्राप्त हुआ 2NaAlO2 + H2O। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर अक्षार प्रदान करते हैं। अक्षार और अक्षारक में क्या फ़र्क है? अक्षार वो होते हैं अक्षार जो पानी में घुल जाते हैं। अक्षारक को ही अक्षार बोलते हैं यदि वो पानी में घुल जाए तो। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर अक्षार प्रदान करते हैं। तो वही ये अक्षार जैसे Na2O है, पानी में घुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। और इसी तरह से K2O है, K2O + H2O 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। एनोडीकरण के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। बॉक्स में देखिए, एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की अभिक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम परऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एनोडीकरण परत चढ़ाने की एक प्रक्रिया है। जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे के चम्मच पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती हैं, रसोई के बर्तन होते हैं उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। पहले लोहे से बनाए जाते हैं, फिर उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इसे एनोडीकरण कहा जाता है। धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुएं जल से अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। जैसे धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी। जैसे पोटेशियम जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। 2K + 2H2O 2KOH + H2 और प्लस ऊष्मीय ऊर्जा 2Na + 2H2O। इसी तरह से हमें प्राप्त होता है 2NaOH + H2 ऊष्मीय ऊर्जा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कैल्शियम जो है वो थोड़ी धीमी गति से अभिक्रिया करता है जल के साथ। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के लिए प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। कैल्शियम Ca + 2H2O और CaOH2 + H2 प्राप्त होता है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, तो यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, न गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, बल्कि ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। ये हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं।
तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इससे अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त कर, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बॉक्स में आ जाइए, इम्पोर्टेंट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? रॉयल जल का लैटिन शब्द है ये एक्वारेजिया। 3:1 के अनुपात में एक विलयन होता है और इस विलयन में दो चीज़ें मिक्स की जाती हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण तैयार किया जाता है। ये गोल्ड को अथवा सोने को गला सकता है। यदि आभूषणों को इस विलयन में डुबोया जाए तो वो गल जाते हैं, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले में एक क्षमता नहीं होती। अकेले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोने को घोलने की क्षमता नहीं होती। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी होता है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इसमें इतना सामर्थ्य होता है, ये प्लेटिनम और गोल्ड को गला सकता है। चित्र में देखिए, एक प्रयोग करते हैं। लोहे को किस प्रकार जंग लगता है। लोहे की एक कील लीजिए, उसको परख नली में डालिए और परख नली में पानी भर दीजिए। पानी में भरने के पश्चात देखिए इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया पानी के बजाय। कॉपर सल्फेट के विलयन में परख नली के अंदर लोहे की कील को डाला गया है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। हमने विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पहले लेसन में पढ़ा था कि अभिक्रियाशील ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर ये लोहे की कील इसमें डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब इसको डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और इससे हमें प्राप्त होता है FeSO4। कॉपर अलग हो जाता है, इससे कॉपर विस्थापित हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है, न कि लोहे को जंग लगना। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, इस श्रेणी को याद करना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि इसी का प्रयोग करके हम विस्थापन अभिक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब हम इसको याद करें, अन्यथा कई ऐसी अभिक्रियाएं आएंगी जिनमें कम अभिक्रियाशील और अधिक अभिक्रियाशील धातु में अंतर करना संभव नहीं हो पाएगा और अभिक्रिया हमारी गलत हो जाएगी। तो पोटेशियम है सबसे ऊपर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। उसके बाद नीचे आते हैं, घटते घटते ये नीचे आ जाती है सोना सबसे नीचे, इसमें प्लेटिनम भी होता है सबसे नीचे। गोल्ड ऐसी धातु है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, प्लेटिनम इसमें दिया नहीं है। तो किसी अभिक्रियाशीलता श्रेणी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं और सक्रियता श्रेणी को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऊपर स्थित तत्व और बीच में स्थित तत्व और सबसे नीचे स्थित तत्व। किसी तत्व का निष्कर्षण भी इस आधार पर किया जाता है। किसी खनिज पदार्थ में से, किसी अयस्क में से तत्व को निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? वो सक्रियता श्रेणी के आधार पर निकाला जाता है। इसके बारे में हम क्वेश्चनों के बाद पढ़ेंगे, आगे इस पे टॉपिक आएगा। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखा गया क्वेश्चन है, 100% एग्ज़ाम में आता है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में इसलिए डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये काफ़ी अभिक्रियाशील होता है और यदि इसको वायु और नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है, जिससे ये जल जाता है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए निम्न समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया लेसन के अंदर दी गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं।
ए बी सी डी 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम की निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। ए बी सी डी हमारे पास 4 धातुएं हैं और उनको 4 विलयनों में डालते हैं। पहला विलयन है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, टेबल के ऊपर देखिए लिखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, 4 हमारे पास सॉल्यूशन है। जब इन सॉल्यूशनों में ए बी सी डी को डालते हैं तो कुछ अभिक्रिया होती है और कुछ में नहीं होती। जैसे ए आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर सल्फेट के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है, जबकि जिंक और सिल्वर के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता ये। तो ए जो है वो कम अभिक्रियाशील है, जिसकी वजह से ये अभिक्रिया नहीं कर पाता। आयरन से भी कम है, जिंक से भी कम और सिल्वर से भी कम है, लेकिन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इस वजह से आपने सक्रियता श्रेणी देखी होगी। कॉपर कहाँ स्थित है? कॉपर है हाइड्रोजन और मरकरी के बीच में, तो कॉपर इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो भी तत्व लिया गया है ये कॉपर के ऊपर स्थित है, कॉपर से ऊपर स्थित है। अब आयरन को तो ये नहीं कर सकता और जिंक को नहीं कर सकता। आयरन और जिंक इन दोनों से ये नीचे है। फिर उसके बाद देखते हैं बी को। बी विस्थापित करता आयरन को, इसलिए हम कह सकते हैं ये आयरन से ऊपर स्थित है। और जिंक सल्फेट से के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर सकता। अगर बी आयरन को विस्थापित करता है तो ये आयरन से ऊपर स्थित है। आयरन कहाँ पर है? जिंक और लेड के नीचे है, जिंक और लेड के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी तत्व हो वो एफ ई से ऊपर स्थित है। ये ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व आ गया ए से ज़्यादा है बी, क्योंकि इसने आयरन को विस्थापित किया है। सबसे पहला काम आप करेंगे, 4 विलयन दिए गए हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट। इन चारों में से आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर को लीजिए और इन चारों को सक्रियता श्रेणी में ले आइए और यहाँ देखिए सबसे ऊपर इनमें से कौन सा तत्व स्थित है? जिंक है सबसे ऊपर, उसके बाद आयरन आता है, उसके बाद फिर कॉपर आता है, फिर सिल्वर आता है। सबसे ऊपर जो स्थित है वो जिंक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और जो इसको अभी विस्थापित कर देगा वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो सी जो है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, वो सिल्वर के साथ करता है केवल। तो सी तो काफ़ी कम अभिक्रियाशील हुआ। डी क्या है? डी किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील हुआ, सबसे कम हुआ। सी और डी सबसे कम है क्योंकि सिल्वर सबसे नीचे स्थित है। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन सा हुआ? सबसे अभिक्रियाशील हुआ बी, जो कि आयरन को विस्थापित करता है। उसके बाद ए हुआ, फिर सी हुआ, फिर डी हुआ, इस तरह से क्रम संख्या आएगी। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? बी है। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? यदि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो ये इसको विस्थापित कर देगा। देखिए कॉपर नीचे स्थित है, सारणी में देखिए कॉपर नीचे स्थित है। जब आयरन को ये विस्थापित कर सकता है तो कॉपर को भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि आयरन कॉपर से ऊपर है। तो इसलिए ये कॉपर को भी विस्थापित कर देगा और अभिक्रिया संभव हो जाएगी, जिससे कॉपर इससे हट जाएगा और सल्फेट आयन सी के साथ बी के साथ जुड़ जाएगा। धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी ए सी डी ऐसे आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तन्नु H2SO4 की अभिक्रिया लिखिए। यदि धातु की अभिक्रिया
H2SO4 के से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती, सीधी सी बात है। और जब आयरन है कि इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो FeSO4 हमें प्राप्त होता है, H2S इसमें से निकल जाएगी, Fe प्लस H2SO4 FeSO4 प्लस H2 गैस अलग हो गई। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये विस्थापित कर देगा आयरन को, Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe। इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है? धातु अधातु जो हैं वो एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करेंगी, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सभी धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे कुछ तत्व लेते हैं, उत्कृष्ट गैसें, एक टेबल दी गई है, इस टेबल में देखिए 3.3 में हीलियम, नियोन, आर्गन 2 नंबर पर आती है हीलियम, नियोन 10 पर आता है, आर्गन 18 पर आता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और 4 सेल होती है KLMN, और ये पहली सेल K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर L के अंदर 8 भरे जाते हैं, M के अंदर 8 और 18 भरे जाते हैं। 8 और 18 क्यों? ये डिपेंड करता है कक्ष लेवल, जो कक्ष होते हैं उनकी ऊर्जा पर। आगे वाले कक्ष की ऊर्जा यदि कम है तो पीछे भर दिए जाते हैं, 18 भर दिए जाते हैं M के अंदर। ये ऊर्जा पे के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर फिल करेंगे 8। ये जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 2 पहले हीलियम है और 2 ही फिल होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आ जाएगा। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। जब हम उनको सेलों में भरे गए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं तो टोटल संख्या हमें वही प्राप्त होती है जो परमाणु संख्या थी। जैसे नियोन की परमाणु संख्या 10 है और आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाते हैं तो 2-8 बनता है, 2-8 का जोड़ करते हैं तो वापस 10 आ जाएगा। इसी तरह से आर्गन है, आर्गन का 18 होता है और इसको भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनाते हैं तो 2-8-8 बन जाएगा, और 2-8-8 को जोड़ेंगे तो 18 ही जोड़ आएगा। इसी तरह से कुछ धातुएं हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 11, 12, 13, 19, 20 का। 281, 282, 283, 2881 और 2882 धातुएं, इनका भी दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। अब सोडियम क्लोराइड के बारे में ये बताते हैं कि इस तरह से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है आयनों के आदान प्रदान से। जब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं सोडियम क्लोरीन को देता है। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगी, इसलिए इनके ऊपर प्लस चिन्ह मिलेगा ऊपर Na+ ऐसे, और धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है, इसलिए इनके ऊपर माइनस चिन्ह मिलेगा। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना और माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ले लेना। यहाँ पर उल्टा है। अब मैथमेटिक्स में तो प्लस माइनस का अर्थ जो है, जो प्लस का मतलब जोड़, ज़्यादा हो जाना, लेकिन यहाँ प्लस का मतलब है घट जाना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाना, और माइनस का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाना। अब किसी तत्व के ऊपर यदि एक प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अगर 2 प्लस के चिन्ह है, 2+ लिखा होता है या प्लस प्लस भी लिख देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादातर 4 हो सकते हैं, 4 से अब नहीं होते, तो 5 भी वैसे हो सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना नगण्य होती है, काफ़ी कम होती है, 0% के लगभग होती है, 1% के लगभग।
तो क्लोरीन के आखिरी कक्ष में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अपना कक्ष पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से ले लेगा। कोई भी तत्व दूसरे तत्वों के साथ तब जुड़ करके यौगिक बनाएगा जब वो उसे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन वो उसको दे दे, तो यौगिक बन जाएगा। जैसे नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, और सोडियम और क्लोरीन 2 तत्वों का संयोग होता है इसमें, और दोनों तत्वों एक दूसरे के कार्य को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि एक के पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के पास एक कम होता है। अब सोडियम के पास एक ज़्यादा है जबकि क्लोरीन के पास एक कम है। सोडियम एक ज़्यादा दे दे, उस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको क्लोरीन को दे देगा, जिससे सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ देखिए Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 दिया गया है, और सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन आयन आगे विक्रिया होने पर दिखाया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 281। 281 से हो गया ये 281, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। फिर यही इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता क्लोरीन के साथ, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो ये हो गया Cl माइनस 287 से 288 हो गया। क्लोराइड ऋणायन बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे जैसे सबसे नीचे वाला चित्र देखिए, इसमें Na के ऊपर एक डॉट लगाया है और इस डॉट को इलेक्ट्रॉन बिंदु कहा जाता है। बिंदु, इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना। तो इलेक्ट्रॉन जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं आखिरी कक्ष में, आखिरी कक्ष का मतलब है कि उसके आखिरी कक्ष में अनपेयर्ड अथवा बचे हुए इलेक्ट्रॉन, जो कक्ष पूर्ण भर जाता है उसमें से कभी भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं होता। पूर्ण भरने का मतलब है जैसे KLMN 4 हमारे पास सेल हैं, पहली सेल के अंदर 2 भरे जाते हैं। यदि उसमें 2 भरे गए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकल सकते। अगर उसमें 1 है तो वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है और किसी के साथ भी संयोग कर सकता है और किसी को भी दे सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो दे भी सकता है और ले भी सकता है। किसी और तत्व में ये गुण नहीं पाया जाता। फिर है उसके बाद हीलियम। हीलियम में 2 होते हैं, ये किसी के साथ नहीं जुड़ता। यौगिक काफ़ी कम मात्रा में यौगिक बनाते हैं जिनके कक्ष पूर्ण रूप से भर जाते हैं, उन्हें आखिरी कक्ष में रखा जाता है, 18वें ग्रुप में। 18वें ग्रुप में उनको रखा जाता है और उनको इनर्ट गैसेज बोला जाता है। इनर्ट गैसेज किसी के साथ क्रिया नहीं करती, और क्रिया करती हैं तो 1-2 गैसें करती हैं। जैसे जिनोन, वो काफ़ी कम अभिक्रिया करती हैं किसी के साथ, अक्रियाशील होते हैं। ये अक्रिय तत्व कहा जाता है इनको। अगर कक्ष पूर्ण नहीं भरता फिर आगे चलते, जैसे 2, फिर आगे वाले कक्ष में 8 आते हैं। जब तक वो 8 पूर्ण नहीं होंगे अगले कक्ष में, यानी KLMN, दूसरी सेल है L सेल में जब तक 8 पूर्ण नहीं होते तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं। जैसे 1 भर दिया तो वो 1 है, तो इसका मतलब वो किसी के साथ संयोग जरूर करेगा। अगर दूसरे कक्ष में 8 पूर्ण हो जाते हैं, जैसे 2-8 10 होता है और 10 नंबर पे नियोन आती है। नियोन भी अक्रिय है, तो ये भी किसी से क्रिया नहीं करेगी। जैसे 2-7 ले लेते हैं, 2-7 पर फ्लोरीन आती है 9 नंबर पर, 7 और 2 9 होता है। ऊपर टेबल में भी देखिए, टेबल में भी दिखाया गया 2-7। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसको अपना कक्ष पूर्ण करने के लिए, आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये। इसी तरह से ऑक्सीजन है 2-6, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो 2-8 करने के लिए इसको O-2 या O2- प्राप्त करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 2-5 हैं, कैल्शियम है, फिर ऊपर देखिए कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और फिर सोडियम में 1 है, ज़्यादा है। 1, 2, 3 और 4,
अगर हैं तो वो धात्विक प्रकृति शो करता है। 4 वाला धात्विक भी शो करता है, धात्विक भी शो करता है, दोनों तरह की। 1 2 3 वाले धात्विक प्रकृति शो करेंगे। फिर आ जाइए 6 7 5 6 7 वाले। 5 6 7 अगर आखिरी कक्ष में हैं तो वो अधात्विक प्रकृति शो करते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए उनके ऊपर माइनस चिन्ह शो किया जाएगा। अब आगे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम के ऊपर 1 डॉट है, इसलिए क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। क्लोरीन के ऊपर देखिए डॉट की बजाय क्रॉस सिंबल का प्रयोग किया गया है। ये गुणा नहीं है, क्रॉस है। 2 4 6 और 1 7 क्रॉस हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी 2 8 7 तो पीछे वाले 7, पीछे वाला सबसे लास्ट वाला आखिरी कक्ष कहा जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 क्रॉस दिखा दिए इसके ऊपर। तो ये संयोग करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो था सोडियम का वो इसने ले लिया। Na के ऊपर देखिए प्लस चिन्ह दिखाया है, और ये जो डॉट था वो क्लोरीन के लेफ्ट साइड में जुड़ गया है। 1 क्रॉस है, 1 डॉट है, देखिए ध्यान से। तो इस तरह से ये एक यौगिक तैयार हो गया NaCl। इसी तरह से हम मैग्नीशियम का क्लोराइड देखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 8 2, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए और 2+ इसके ऊपर हो गया Mg2+, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया 2 8, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन में से देखिए क्लोरीन को आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन की। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्लोरीन को 1 की आवश्यकता है, लेकिन मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब वो 2 में से 1 तो ये क्लोरीन ले लेगा, 1 का क्या होगा। इसी वजह से इसके साथ 2 क्लोरीन जोड़ी गई है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने त्यागे हैं, दिए हैं, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को मिलेगा, 1 बांट लेंगे दोनों, और ये हो जाएगा MgCl2। मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा 2+, और क्लोरीन 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगी, Cl2 हो जाएगा पीछे, और फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। कोई भी यौगिक है उसका फॉर्मूला इस तरह से तैयार होता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। कुछ आयनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें आबंध काफ़ी मजबूत होते हैं। आबंध क्या होता है? आबंध होता है जैसे गांठ होती है रस्सी के अंदर, 2 टुकड़ों को जोड़ते तो एक गांठ पड़ जाती है बीच में, वो जो उसको जोड़ने का काम करती है। इसी तरह से जैसे ऊपर हमने जोड़े 2 तत्व जोड़े, मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो इनको जोड़ने पर जो हमें वो गांठ प्राप्त होगी उसी को आबंध कहा जाएगा। तो इनके बीच में जो जुड़ाव है उसको आबंध कहा जाता है, अथवा बॉन्ड कहा जाता है, इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन ऋणायन का नाम बता सकते हैं? मैग्नीशियम धनायन होता है और क्लोरीन ऋणायन होता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म से संबंधित एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में देखा गया है वो क्वेश्चन। अब यहाँ आ जाइए, उसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, और वो इसी में आ जाएगा। टेबल देखिए, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, ये टेबल है जिसमें NaCl का गलनांक है। गलनांक वो होता है जिस पर कोई ठोस गल जाता है अर्थात द्रव अवस्था में बदल जाता है। क्वथनांक वो ताप होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है, क्वथित होता है। जैसे इनके गलनांक दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड के 1074 होता है, 1074। इसी तरह से 1686 दिया गया है इसका क्वथनांक। उसके नीचे देखिए, आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुण धर्मों पर ध्यान दीजिए। भौतिक प्रकृति, गलनांक एवं क्वथनांक, घुलनशीलता, वैद्युत चालकता। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं। पहली, भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं।
ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने से टुकड़ों में टूट जाते हैं। भंगुर जो दबाव डालने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। आयनिक यौगिक थोड़े कठोर होते हैं। आकर्षण बल का मतलब होता है इसके बीच जो आबंध होते हैं वो मजबूत बंधे होते हैं। जैसे ठोस होता है, कोई ठोस कमज़ोर भी होता है, कोई ठोस मजबूत भी होता है। लोहे की मेज़ होती है, काफ़ी मजबूत होती है, तोड़ नहीं सकते। जबकि एल्यूमिनियम शीट है, उसको थोड़े से पीट तो सकते हैं और वो उसका आकार भी बदल जाता है आसानी से, वो टूट भी जाती है। लेकिन लोहे में थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, इसलिए लोहे में आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं। लोहे के कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा हैं और एल्यूमिनियम के कणों के बीच में आकर्षण बल काफ़ी कम है लोहे की अपेक्षा। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त आवश्यकता होती है। गलनांक और क्वथनांक तभी उच्च होगा जब उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा, उनके कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा। अंतर आयनिक आकर्षण बल, यही है वो अंतर आयनिक आकर्षण बल जो उनके कणों के बीच में पाया जाता है। जितना ये ज़्यादा होगा कोई भी यौगिक उतना ठोस होगा, मजबूत होगा। अगर ये कम है तो फिर वो कमज़ोर होगा, ठोस भी, फिर वो दरों में बदल जाएगा, दरों से गैस में बदल जाएगा। गैसीय पदार्थ के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, वो कंबाइन नहीं होते, एक दूसरे से संयोजित नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं। जबकि पानी है जैसे द्रव पदार्थों के कण जुड़े तो होते हैं और लेकिन वो आसानी से टूट सकते हैं। जैसे हाथ की सहायता से हम उनको पानी को तोड़ सकते हैं, पानी के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि उनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल कम होता है। घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक, जो ये वैद्युत संयोजक आयनिक यौगिक जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन मिट्टी का तेल होता है और पेट्रोल जैसे कुछ पदार्थ होते हैं उनमें कम घुलते हैं। यानी घुलनशीलता जो है वो डिफर करती है अलग अलग दरों के अकॉर्डिंग। जल सार्वत्रिक विलायक होता है। सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर वस्तुओं को अपने अंदर घोल सकता है, सबसे ज़्यादा घुलनशीलता इसकी होती है। और जबकि केरोसिन और पेट्रोल और भी अन्य पदार्थ होते हैं, जो तेल होता है, वो तरह तरह के, तो द्रव अवस्था में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनके अंदर सबके अंदर आयनिक यौगिक नहीं घुल सकते। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इससे संबंधित आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में पूछा जाएगा। आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों की व्याख्या कीजिए। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। आयनिक यौगिकों की 4 गुण धर्म हैं, इनके बारे में 3 के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। चौथा है विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। आयनिक यौगिक नाम है जिसका, तो उसमें आयन जरूर होंगे, लेकिन वो ठोस अवस्था में की बजाय जलीय विलयन में जब उसको डिजोल्व किया जाता, घोला जाता है, तो वो आयन उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से उनके विलयन से हम आसानी से विद्युत गुजार सकते हैं। जब विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। ठोस अवस्था में चालन नहीं होता क्योंकि आयन उत्पन्न नहीं हो पाते, और घुलने पर वही चीज़ें पानी के अंदर, विलयन के अंदर आयन उत्पन्न कर देती है, जिससे आसानी से विद्युत गुजर सकती है। कुछ प्रश्न हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। सोडियम के लिए हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सोडियम के ऊपर एक डॉट लगा दीजिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक डॉट लगा सकते हैं। उसी ऑक्सीजन के ऊपर 6 डॉट लगेंगे क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
जबकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 डॉट लगेंगे, इसके आखिरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण कीजिए, जो कि ऊपर लेसन में दिया गया है। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं? इनके अंदर आयन बताइए। ऑक्सीजन आयन और सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन। कौन से धनात्मक हैं? सोडियम और मैग्नीशियम दोनों धनात्मक आयन होते हैं और ऑक्सीजन ऋणात्मक आयन होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? अंतर आयनिक आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से इनमें मजबूत आबंध होते हैं, इनके कणों के बीच में मजबूत आबंध होते हैं, जिससे हम उन्हें कम ऊष्मा में देने पर तोड़ नहीं सकते, इसलिए इनको अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, अधिक गर्म करना पड़ता है। इसी वजह से इनका गलनांक उच्च होता है। धातुओं की प्राप्ति। खनिज जब चट्टानी रूप हमें मिलता है, खुदाई की जाती है ज़मीन की, उन चट्टानों के अंदर कई धातुएं मिक्स होती हैं। मिक्स अवस्था में 1 से ज़्यादा हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, तो उसे खनिज कहा जाता है उन यौगिकों को। पृथ्वी की ऊपरी परत होती है भूपर्पटी, और सारे जितने खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो ऊपरी परत में पाए जाते हैं, भूपर्पटी में, और ये कई किलोमीटर नीचे तक होती है। उसके बाद आता है अयस्क। खनिज और अयस्क क्या होता है? खनिज के अंदर मिट्टी होगी और तरह तरह के लवण भी होंगे, उसके अंदर बहुत सारी धातुएं मिक्स होंगी। लेकिन अयस्क में 2 या 2 से 2 या 3 या 4 धातुएं हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 होंगी। तो अयस्क में लिमिटेड धातुएं होती हैं और उनमें से आसानी से धातु निष्कर्षित की जा सकती है। जैसे कुछ अयस्क होते हैं, हेमाटाइट अयस्क होता है, बॉक्साइट अयस्क होता है। तो इस तरह से अयस्क होते हैं जिनमें से आसानी से धातु निष्कर्षण की जा सकती है। धातु निष्कर्षण के तरीके क्या हैं? निष्कर्षण के तरीके के लिए सक्रियता श्रेणी के ऊपर आ जाइए। सक्रियता श्रेणी सबसे ऊपर पोटेशियम स्थित है। इन्होंने 3 भागों में इसको बांट दिया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। पहला भाग ये है, और मध्यम भाग है जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, और सबसे लास्ट पार्ट है सिल्वर और गोल्ड है। 2 को इसमें रख दिया है, प्लेटिनम भी इसमें आता है। यानी हमें अभिक्रियाशीलता श्रेणी को 3 क्रमों में तोड़ सकते हैं। ऊपर स्थित अभिक्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर स्थित धातु, बीच में स्थित धातु और नीचे स्थित धातु। तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी धातु को निष्कर्षित किया जा सकता है और उसके लिए निम्न विधियाँ होती हैं। अयस्क का सबसे पहले सांद्रण किया जाता है और सांद्रण करने के पश्चात फिर उसको 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है कि वे कौन सी धातु का अयस्क है। यदि वो उच्च अभिक्रियाशील धातु का अयस्क है तो उसको निकालना गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं आसानी से, बिल्कुल आसान होता है इससे धातु निकालना ऊपर स्थित धातुओं से। बीच में स्थित मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं से, इसमें देखिए फ्लो चार्ट में मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, उसको 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है उनके अयस्कों से। पहला तरीका कार्बोनेट अयस्क और दूसरा है सल्फाइड अयस्क में बदलना। इन दोनों अयस्कों में कैसे बदलते हैं? इनके लिए बदलने के लिए 2 अभिक्रिया होती हैं, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन, निस्तापन अभिक्रिया से हम कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। इसी तरह से भर्जन प्रक्रिया से सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। तो दोनों के दोनों अयस्क अलग अलग प्रक्रिया से धातु ऑक्साइड में बदल गए। किसी भी अयस्क से धातु निकालने के लिए उसको उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और अब ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना काफ़ी आसान कार्य होता है। तो धातु का आप चयन कर लेते और धातु शुद्ध हो जाती है। धातु शोधन सबसे नीचे। अब आ जाइए निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। सबसे नीचे स्थित हमने पढ़ी थी सोना, चांदी और प्लेटिनम। इनको कैसे प्राप्त करेंगे?
तो इनको प्राप्त करते हैं इनके सल्फाइड अयस्कों से। ये सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं अयस्क जो होते हैं इनके। उनको सल्फाइड अयस्कों के लिए हमने अभिक्रिया, वो जो प्रक्रिया थी वो पढ़ी थी भर्जन, और वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं, धातु प्राप्त हो जाती है, जिससे हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं और फिर धातु ऑक्साइड से धातु मिल जाती है। परिष्करण का मतलब है शुद्ध कर लेते हैं धातु को। आगे आ जाइए, अयस्कों का समृद्धीकरण क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। गैंग की परिभाषा पूछ ली जाती है कई बार। जो अयस्कों में मिट्टी और रेत होती है वो अशुद्धियाँ, उनको गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, अभी फ्लो चार्ट में हम ये स्टडी कर चुके हैं। इसके लिए हम जैसे अयस्क लेते हैं सिनेबार अथवा मरकरी, नीचे स्थित धातुएं, ध्यान दीजिए सबसे नीचे। जब ये पारे का एक अयस्क होता है सिनेबार, ये HGS, Hg पारा होता है और S सल्फर होता है। तो इसको पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आसानी से हमें ऑक्साइड मिल गया। अब ऑक्साइड को फिर से गर्म करते हैं जिससे हमें मरकरी प्राप्त हो गया। देखिए 2HGS + 3O2, तापन का मतलब इसको गर्म किया। 2HGO ये ऑक्साइड है, प्लस 2SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब ये 2HGO को फिर से गर्म किया जाता है जिससे हमें 2Hg + O2 प्राप्त हुआ। 2Hg मरकरी है, मरकरी का सिंबल होता है। तो इस तरह से हम मरकरी को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्कों से ऑक्साइड अयस्कों में, ऑक्साइड से आसानी से फिर धातु प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड के लिए अभिक्रिया दे रखी है ऐसी कैसी। पहले इसको ऑक्साइड में बदलते हैं और फिर इससे कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ये लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें भर्जन और निस्तापन दो प्रक्रिया प्रयोग की जाती हैं। यदि वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को गर्म किया जाए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होता है? यदि ऑक्सीजन है तो भर्जन, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो निस्तापन। निस्तापन का पहला अक्षर नए से बनता है। देखिए निस्तापन नए से बनता है, नए से नहीं बन हो जाएगा। निस्तापन नहीं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया निस्तापन हो गई। अब कार्बोनेट अयस्क, ये ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट अयस्क प्रयोग होते हैं निस्तापन विधि के लिए और सल्फाइड अयस्क प्रयोग होते हैं भर्जन के लिए। तो जैसे कुछ अयस्क लेते हैं जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, तो दोनों को भर्जन और निस्तापन से निष्कर्षित करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। उस भर्जन के द्वारा जिंक सल्फाइड को यदि गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 3O2 इसने जोड़ दिया तो 2ZNO + 2SO2 हमें प्राप्त हुआ है। निस्तापन में देखिए, निस्तापन में ZnCO3 दिया गया है, गर्म करने पर ZNO प्राप्त हुआ। जिंक ऑक्साइड है ये ZNO + CO2 गैस निकलती है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। अब जिंक ऑक्साइड को आसानी से गर्म करके जिंक धातु प्राप्त कर सकते हैं। हम एक अभिक्रिया करते हैं अब, काफ़ी अच्छी अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पहले लेसन में हम पढ़ चुके हैं, तो उससे संबंधित है।
कार्बन का उपयोग करें धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग कर लिया जाता है। एक अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम का और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है, उसको दोनों को मिला दिया जाता है। दोनों को मिलाने से काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और जिससे रेल की पटरियाँ पिघल जाती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये जो एक चित्र दिखाया गया है, इसमें जब रेल की पटरियों में क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इस मशीन की सहायता से इनको जोड़ा जाता है। और इस मशीन में छोटी सी मशीन होती है, उनमें दो पाउडर मिला दिए जाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर, जिससे काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। देखिए इसके लिए एक अभिक्रिया दी गई है, 3MnO2 + 4Al, 3Mn + 2Al2O3 + ऊष्मा। इस अभिक्रिया से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चांसेस रहते हैं, कम से कम 99% इसके चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो इसमें से ये आप एक अच्छा क्वेश्चन उठा सकते हैं। इसके बारे में दे दिया है नीचे। विस्थापन अभिक्रियाएँ अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, पता है ये विस्थापन अभिक्रिया ऊष्मा निकलती है, इनमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और जो थर्मेट अभिक्रिया हमारी है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है और ये भी ऊष्माक्षेपी हुई, और ऊष्माक्षेपी होने के कारण इसमें से ऊष्मा निकलती है। धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल रेल की पटरियाँ जोड़ी जाती हैं, अन्य पुर्जे भी इस अभिक्रिया से जोड़ सकते हैं। हाँ, एक वेल्डिंग होती है, वो उसकी प्रक्रिया अलग होती है, उसमें दूसरी गैस प्रयोग की जाती है, इसमें अलग प्रक्रिया होती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर लेते हैं। कार्बन क्या होता है भाई? कार्बन जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े जब गर्म करते हैं इसके ऑक्साइडों को, तो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को उसमें डाल देते हैं, क्योंकि लकड़ी एक कार्बन ही है, कार्बन का रोल अदा करती है, जिससे वो उसमें गल जाते हैं और उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो एक उत्प्रेरक का काम करते हैं और उसमें से ऑक्साइड को अलग करने में सहायता करते हैं। कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन और कार्बन से जुड़ जाती है और धातु उसमें से अलग हो जाती है। तो इसमें जो अभिक्रिया है वो बड़ी आसान अभिक्रिया है। हमें उदाहरण के लिए जैसे सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। और कैथोड पर धातुएं निक्षेपित होती है। निक्षेप का मतलब होता है जमना। कैथोड पर धातुएं प्राप्त होती है, एनोड पर हमें क्लोरीन मुक्त होती है। ये सोडियम क्लोराइड के लिए अभिक्रिया है। सोडियम क्लोराइड जैसे इसी तरह से अन्य धातुएं जो है धातुएं होती है वो ज़्यादातर एनोड पर ही हमें प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में धातुओं का परिष्करण करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है ये, चित्र सहित पूछी जाती है एग्जाम में। वैद्युत अपघटनीय परिष्करण, इसके बारे में पूछा जाता है। कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में शुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातुओं की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघटय एक विलयन होता है जो इसमें फिल किया जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं द्रव जो पदार्थ फिल किया हुआ है कॉपर सल्फेट, वो विद्युत अपघटय है। चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किए जाते हैं। विद्युत अपघटय से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। क्या है, एनोड अशुद्ध धातु का बनाया जाता है, क्योंकि उसकी जो अशुद्ध धातु है
इसमें से विद्युत गुजारने पर वो पिघल जाती है और विलीन में घुल जाती है। जितनी उसमें से एनोड पर से धातु इसमें डिजोल्व हुई है विलीन में, उतनी ही विलयन में से धातु कहाँ डिपॉजिट हो जाती है? कैथोड पर। कैथोड पर जम जाती है जा करके। विलेय अशुद्धियाँ विलीन में चली गई और अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहा जाता है। शुद्ध धातु कैथोड पर आ जाती है और अशुद्धियाँ कहाँ चली जाती हैं? नीचे बैठ जाती हैं अपद्रव के रूप में। एनोड पंख उन्हें कहा जाता है। देखिए चित्र में जो ब्राउन कलर की दिखाई गई है वो एनोड पंख है। और तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण है, ये तांबे के लिए दिखाया गया है इन्होंने कि कॉपर को कैसे शुद्ध किया जाता है। आसानी से इस कॉपर को इस विधि से शुद्ध कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ परिभाषाएं हैं जैसे खनिज और रेचक और गैंग, ये तीनों परिभाषाएं लेसन में हम बता चुका हूँ। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना चांदी। सोना और प्लेटिनम भी लिख सकते हैं आप। ये दोनों धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त का मतलब होता है कि वो खनिज और रेचकों के रूप में नहीं पाई जाती। सोना है वो डायरेक्ट रूप में निकाला जाता है खानों से, खानों में पाया जाता है। जैसे जोहान्सबर्ग में बहुत बड़ी खानें हैं, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग। जैसे हमारे यहाँ कर्नाटक में हट्टी की खानें हैं, कोलार की खानें हैं, इनसे सोना निकाला जाता है। कोलार की खानों से सबसे ज़्यादा सोना निकलता है, 98% सोना निकलता है कर्नाटक से। तो ये डायरेक्ट खानों में पाया जाता है, ये किसी से जुड़ता नहीं है, मिट्टी अन्य धातुओं से उनसे जुड़ता नहीं है। तो इनको हम आसानी से, इसी वजह से इनको मुक्त धातुएं कहा जाता है। संसारण क्या होता है? लेसन 1 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। जंग लगना संसारण में आता है। धातुओं की ऊपरी परत पर अम्ल, अक्षारक और मिट्टी जैसे पदार्थ डिपॉजिट हो जाते हैं, उसी को संसारण कहा जाता है। जैसे जंग लगना, जंग लगने को संसारण नहीं कहते, जंग लगना संसारण का एक एग्जाम्पल है। एक उदाहरण के तौर पर जंग लगना लेते हैं। जैसे लोहे को जंग लगना, जंग तो किसी और चीज़ वस्तु को भी लगता है, अन्य धातुओं को भी लगता है। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, चांदी काली हो जाती है, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, एल्यूमिनियम के ऊपर भी जंग लग जाता है। तो जंग लगना, लोहे को जंग लगता है और लोहे के ऊपर भूरे कलर की, लाल भूरे कलर की परत जम जाती है। एक प्रयोग के द्वारा देखिए, प्रयोग में क्या किया, 3 परखनलियाँ लीजिए, ए बी सी इनका नाम दीजिए और परखनली ए में थोड़ा जल डालकर उसे कारक से बंद कर दीजिए और कीले डाल दीजिए। और जो कीले हैं वो आधी डूबनी चाहिए पानी में। और दूसरे में क्या किया, दूसरे में कीलों को पूरा पानी से डुबो दिया और ऊपर कुछ तेल डाल दिया, कुछ खाली भी है, हवा भी है इसमें। फिर उसके बाद तीसरी परखनली में क्या किया, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अथवा शुष्क कर्मक ये डाल दिया और कीले डाल दी। न पानी डाला न तेल, कुछ और नहीं है, केवल कैल्शियम क्लोराइड इसमें डाल दिया। अब क्या प्रेक्षण नोट करेंगे, पहली परखनली में लोहे की कीलों को जंग लगता है या नहीं लगता, या किसी अन्य में लगता है? देखिए पहली परखनली में तो जंग लग जाता है, दूसरी में नहीं लगता, तीसरी में भी नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि जंग लगने के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वायु, नमी, इन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वायु और नमी इस परखनली ए में कीलों को पूर्ण रूप से मिल रही है। नमी पानी से मिल रही है और वायु इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जबकि दूसरी परखनली में वायु का कट हो गया, पानी तो है इनके पास लेकिन वायु नहीं है, इसलिए जंग नहीं लग पाता। फिर तीसरी परखनली में वायु भी नहीं है, वायु को शुष्क बना दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड डाल करके। कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा यौगिक होता है जो वायु से नमी को पूर्ण रूप से सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस वजह से लोहे की कीलों को जंग नहीं लगता। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जंग लगने की प्रक्रिया के लिए क्रियाकलाप करिए, एक प्रयोग द्वारा समझाइए कि
लोहे को जंग लगता है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। संक्षारण के लिए सुरक्षा, इससे सुरक्षा के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, जैसे पेंट करना, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है? लोहे की वस्तुओं पर जिंक अथवा जस्ते की परत चढ़ा देना, जैसे चम्मच होते हैं हमारे घरों में, रसोई घर में, उनके ऊपर यशद लेपन किया जाता है। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम का भी लेप किया जाता है लोहे के ऊपर। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते अथवा जिंक की परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। ये डेफिनेशन है यशद लेपन की। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी निश्चित रूप से समान इनकी क्वांटिटी लेनी पड़ती है इसमें, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पित्तल होता है, कांसा होता है, ये मिश्र धातु होती है। इसमें आ जाइए, इसमें बॉक्स में देखिए, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। सोना जो होता है हमेशा, जैसे अंगूठियाँ होती, सोने के आभूषण होते हैं, वो शुद्ध रूप में नहीं होते। असली सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, और वो तरल अवस्था में होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, तरल अवस्था में भी हो सकता है सोना, बिल्कुल हो सकता है, यदि वो 24 कैरेट का है तो। ठोस तब बनता है ये जब इसमें तांबा और चांदी मिला दिए जाते हैं। तांबा, चांदी और लेड भी इसमें मिलाया जाता है और ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी, तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने के और 2 भाग तांबे और चांदी के इसमें होते हैं। कोई भी 22 कैरेट सोना नहीं बेचता। सुनार जो होते हैं वो या तो 20 कैरेट या 18 कैरेट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। 16 और 18 का, 16 और 18 का मतलब है कि यदि 4 भाग सोने में तांबे या चांदी के मिला दिए जाएं तो वो 18 कैरेट का बन जाता है, और यदि उसमें 6 भाग तांबे के मिला दिया जाए तो वो 16 कैरेट का बन जाता है। यानी क्वांटिटी सोने की उसमें कम हो जाती है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। यदि कोई ये कह रहे हैं ऐसी मिश्र धातु है जिसमें लोहा है, जिसमें पारा है, जिसमें पारा मिक्स किया गया है, उसे अमलगम कहा जाता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। देखिए, शुद्ध धातु के निश्चित गलनांक और चालकता होती है, लेकिन मिश्र धातु की चालकता और गलनांक कम होते हैं। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल होती है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है पीतल, और जो टीन और तांबे को यदि मिला दिया जाए तो इनकी भी मिश्र धातु बनती है, और वो मिश्र धातु है कांसा। कांसा विद्युत की कुचालक है, लेकिन तांबे का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टीन, लेड और एसन की मिश्र धातु है, जिसे सीसा और टीन की मिश्र धातु सोल्डर है। लेड और पीबी और एसन को मिला दिया जाए तो सोल्डर बनती है। सोल्डर टाँके लगाने के प्रयोग की जाती है, टाँके धातुओं को जोड़ने में, बर्तनों को ठीक करने में, जिसका गलनांक काफ़ी कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। बॉक्स में आ जाइए, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ। एक लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ का बनाया था, जिसमें जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंग से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है और इसका भार 6 टन या 6000 टन है। कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक दिया है लेसन में, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेसन में से। प्रश्नों पर आ जाइए।
जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। तो गर्म करने पर क्या होता, किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी और किस में नहीं होगी। जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर को इनके साथ अभिक्रिया करवाते। जिंक की किसके साथ करवाते, मैग्नीशियम के साथ, जो नहीं होती। मैग्नीशियम के साथ जिंक के साथ तो हो जाएगी, जिंक की जिंक ऑक्साइड के साथ नहीं होगी, मैग्नीशियम की भी नहीं होगी, और कॉपर की ये हो जाएगी। ये आप डिपेंड उसमें से अभिक्रियाशीलता श्रेणी में से देख सकते हैं होगी या नहीं होगी, कॉपर की, मैग्नीशियम की और जिंक की। मैग्नीशियम ऑक्साइड विस्थापन अभिक्रिया है ये, और आप उसमें से देख करके हल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ज़्यादा अभिक्रियाशील रहता हो कम को विस्थापित कर देगा। कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होती, सोना और प्लेटिनम। मिश्र धातु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अभ्यास पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। अब इसमें देखिए कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि सोडियम ऊपर होता है कॉपर से। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ, फेरस सिल्वर के साथ। तीसरी अभिक्रिया भी नहीं होगी, Fe और सिल्वर वाली, ये भी कम अभिक्रियाशील होता है सिल्वर। AgNO3 और कॉपर, ये हो सकती है चौथी। पहली नहीं हो सकती, दूसरी नहीं हो सकती, तीसरी नहीं हो सकती, फोर्थ हो सकती है AgNO3 विलयन, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, जिसकी वजह से ये इसको विस्थापित कर देगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। सारी की सारी ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी इसमें हो सकते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व कौन सा हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। धातु क्या करेगी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करेगी। अब हमने शुरुआत में एक टेबल पढ़ी थी गलनांक और क्वथनांक से संबंधित। कुछ धातुओं के क्वथनांक ऑक्साइड दिए हुए थे, क्वथनांक और गलनांक उस टेबल में भी दिए थे। तो ऑक्साइड उस टेबल में से आप इसको देख सकते हैं। कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, लोहा है। कौन सा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा उच्च गलनांक पर। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन का लेप क्यों किया जाता है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों करते हैं भाई। टीन अधिक अपेक्षा जिंक की अपेक्षा अधिक महंगा, ये नहीं हो सकता। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये नहीं हो सकता। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये हो सकता है। क्या है, टीन की अपेक्षा जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, या फिर टीन की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। तो इसमें से आप आसानी से ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आ जाइए। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच दिया गया है। इससे संबंधित एक प्रयोग आया था लेसन में, उसमें देख सकते हैं आप। इसको आसानी से इनका उपयोग कर धातुओं के नमूने के बीच कैसे भेद करेंगे। परिपथ बना लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, फिर ए और बी दो की बनाइए जहाँ पर हमें धातु और अधातु को जोड़ सकते हैं। यदि बल्ब उनमें जल जाता तो धातु है, बल्ब नहीं जलता तो अधातु है। धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। विभेद करके यह आप कर सकते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताइए। ये भी कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 लेसन में आया था ये, वहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं।
दो धातुओं के नाम बताइए जो तन्नु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और दो धातुएं बताइए जो ऐसा नहीं कर सकते। तन्नु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, दो धातुओं के नाम बताइए जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होनी चाहिए HCl से। तो तन्नु अम्ल से जैसे HCl लेते हैं या फिर H2SO4 लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होनी चाहिए, तभी वो इसको विस्थापित कर देंगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 8वां क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 लोहे से बचाने के तरीके बताइए धातुओं को। क्वेश्चन नंबर 11 है। सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। तांबा ज़्यादा उष्मा अवशोषित कर लेता है, सूर्य की गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है, जबकि इस्पात ऐसा नहीं कर सकता, लोहा ऐसा नहीं कर सकता। इसका यही कारण है जिसकी वजह से जल का टैंक का जल गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां, ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी कम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विभेद करना रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। 15वां क्वेश्चन है, सुनार बनकर के एक व्यक्ति जाता है हर घर में और पुराने मलिन आभूषणों को चमकदार बनाने का ढोंग रचता है। कोई संदेह किए बिना एक महिला उसको अपने सोने के कंगन दे देती है, जिससे वह एक विशेष विलेन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। तो वह महिला अत्यंत दुखी है। तर्क वितर्क के पश्चात व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप उसकी सहायता कर सकते हैं या बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। विलियन जो था, विलियन की प्रकृति इन्होंने पूछी है, वो एक्वारेजिया था जो सोने को डिजोल्व कर लेता। हमने लेसन में इसके बारे में स्टडी किया था। जो दो विलियनों का संगम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का, जिनको कुछ रेशियो में मिलाया जाता है, मिलाने पर वो फिर एक्वारेजिया बन जाता है और वो सोने को डिजोल्व कर लेता है, जिससे जो सोने के कंगन थे उनकी ऊपरी परत उतर गई और सोने के कंगन चमकने लग गए। ऊपरी की परत जो थोड़ी मैली थी वो साफ़ हो गई और सोने का वज़न कम हो गया, आभूषणों का वज़न कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू और इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खट्टे फल जो होते हैं जैसे नींबू से रगड़ा जाता पीतल के बर्तनों को और वो चमकने लगते हैं। अब पीतल और धातु के बर्तन होते हैं, उनमें जो अम्लीय ऑक्साइड हैं या अक्सार के ऑक्साइड हैं, अम्ल और अक्सार से वो संपर्क करके कुछ या ऑक्साइड नाइट्रेट वायु से संपर्क करके मिट्टी गर्त इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं। और नींबू से जब उसको साफ़ करते हैं, नींबू में अम्ल पाया जाता है, वो अम्ल उससे क्रिया करता है और उसको साफ़ कर देता है, उसको परत को हटा देता है। तो इस तरह से उसको साफ़ किया जाता है। क्वेश्चन 12 में 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला, जैसे प्लेटिनम में सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि धातुएं हैं वही, और ज्वेलरी बनाने में इनका प्रयोग करते हैं प्लेटिनम, सोना और चांदी, क्योंकि इनमें चमकदार होने की धात्विक चमक पाई जाती है। और धात्विक चमक एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से इनका आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल में संग्रहित किया जाता है। यदि तेल में संग्रहित नहीं करें तो वायु और नमी की उपस्थिति में ये जलने लगेंगे, इस वजह से इनको तेल में स्टोर किया जाता है। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम अभिक्रियाशील है, फिर भी इसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। क्रियाशील तो करती है ये, लेकिन खाना बनाने के पश्चात यदि उसी में खाना छोड़ दिया जाए बर्तन में, तो वो उसके साथ क्रिया करके विषैला पदार्थ बना लेती है, जो अगर व्यक्ति खाए उस भोजन को तो वो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रचलन अंग्रेज़ों ने किया था, और ये प्रचलन
भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाता था जेल में, ताकि वो बीमार हो। और एल्यूमिनियम के बर्तन पता ही है, उसी में भोजन छोड़ देने पर, उसमें भोजन रखा रहने पर वो विषैला पदार्थ निर्माण करता है, जिसकी वजह से बीमार पड़ते थे। जेल में रहने वाले व्यक्ति बीमार जल्दी होते थे और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती थी। तो वहीं से इनका प्रचलन आज के समय भी चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधात्विक कैसा ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधात्विक कैसे ऑक्साइड? बिल्कुल आसान है। लोहे से को जंग से बचाने के 2 तरीके। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम